नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले और आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में कोरोना संक्रमण को लॉकडाउन ने लॉक कर दिया है, जो एक बड़ी राहत की खबर है। 40 दिनों के बाद बिहार में 5000 से कम नए केसेस जो हैं वो दर्ज किए गए हैं और 40 दिनों के बाद देखिए 5000 से कम केसेस शनिवार को जब सामने आए तो एक बड़ी राहत की खबर आई, जिसमें 4375 नए केसेस हैं। लॉकडाउन के बाद से लगातार नए केसेस में गिरावट दर्ज की जा रही है और लॉकडाउन के बाद से रिकवरी रेट जो है वो लगातार बढ़ता हुआ और ये एक अच्छा संदेश जाता हुआ। बिहार में रिकवरी रेट जो है वो अभी 92.80% पर पहुंच चुका है। तो आखिर ये आंकड़े जो दर्ज के तौर पर सामने आते हैं वो राहत क्यों दे रहे हैं? तो देखिए 5 मई से बिहार में लॉकडाउन है और लॉकडाउन के बाद से कैसे बिहार में मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। 5 मई तारीख दर तारीख आपके सामने वो डेटा हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए 5 मई को जो आंकड़े हैं वो 14,836 केसेस के तौर पर थे। 6 मई को यह संख्या 15,126 पहुंच जाती है। 7 मई को 13,466 यानी थोड़ी कमी दर्ज की गई। 8 मई को 12,948। 15 मई तक ये संख्या 10,000 से नीचे पहुंच गई। ये आंकड़ा बहुत अच्छा नजर आया। 22 मई को 5,000 से नीचे केसेस आ रहे हैं और 14 अप्रैल को आए थे। ये जो केसेस की संख्या की बात की जा रही है वो 4,000 यानी कि 5,000 से नीचे जो संख्या है वो 14 अप्रैल को आखिरी बार आई थी, जिसकी संख्या 4,786 के तौर पर दर्ज थी। कोरोना महामारी और ब्लैक फंगस को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को संदेश दिया है और यह संदेश कैसे है? तो अपने ऑडियो संदेश में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं और 25 मई तक बिहार में लॉकडाउन भी लगाया गया है, जिससे कोरोना मरीजों की संख्या में कुछ दिनों से लगातार कमी भी आ रही है। सीएम ने यह भी कहा कि 25 मई के पहले लॉकडाउन के संबंध में आपस में मिल बैठकर कोई निर्णय संभव है। के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार में 25 मई 2021 तक लॉकडाउन को विस्तारित किया गया है। लॉकडाउन में बिहार वासियों का अच्छा सहयोग मिल रहा है और जनता द्वारा गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि अब मरीजों की संख्या में कुछ दिनों में कमी आ रही है। 25 मई के पूर्व लॉकडाउन के संबंध में हम लोग फिर से आपस में बैठकर आगे के लिए शीघ्र आवश्यक निर्णय लेंगे। बिहार में कोरोना संक्रमण के जांच की संख्या बढ़ाई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चलंत RT-PCR टेस्टिंग वैन को रवाना किया गया है, जिससे कोरोना में जांच की गति और बढ़ेगी। एक नई बीमारी ब्लैक फंगस को राज्य सरकार ने भी महामारी घोषित किया है। IGIMS एवं एम्स पटना के साथ साथ कई सरकारी एवं निजी अस्पतालों में ब्लैक फंगस की दवा उपलब्ध कराई गई है। कोरोना संक्रमण की दर में यद्यपि कमी हो रही है, किंतु भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए हम सबों को पूरी तरह सचेत एवं सतर्क रहना है। डॉक्टरों की सलाह एवं सुझाव को मानना चाहिए। कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए आवश्यक है कि लोग मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, हाथ साफ रखें और समय आने पर टीका अवश्य लगाएं। मुझे विश्वास है कि संयुक्त प्रयास से हम सब इस बीमारी पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। तो देखिए लंबे अंतराल के बाद ये ऑडियो संदेश जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सामने है, जिसमें उन्होंने कहा कि स्थितियां बेहतर जरूर हो रही हैं, लेकिन सजगता सावधानी अभी भी जरूरी है। हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं राजधानी पटना से। संजय, इस ऑडियो संदेश को हम क्या इस रूप में समझें कि आने वाले वक्त में ये जो कड़ाई इस वक्त चल रही है, लॉकडाउन के तौर पर कहें या प्रशासन की चुस्ती के तौर पर कहें, ये आगे भी जारी रह सकती है, क्योंकि संक्रमण को जीरो पर लाना ही मकसद है सरकार का भी और आम लोगों की जिम्मेदारी भी। थी 5 से 15 और 15 से फिर 25 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। तो अब संक्रमण का जो दायरा है घटकर कल शनिवार की अगर बात कर लें तो 4300 कुछ पूरे बिहार में जो है संक्रमण का आंकड़ा जो है वो पहुंचा था। तो निश्चित तौर पर ये एक उत्साहजनक है ये जो आंकड़ा है और राज्य सरकार भी यह मानती है कि लोगों ने, जो बिहार के लोग हैं, उन्होंने सपोर्ट किया है लॉकडाउन में और यही कारण है कि संक्रमण का दायरा जो है वो धीरे धीरे घटते हुए अब 4300 कुछ पर चला आया है।
तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ने इंडिकेशन भी दिया है कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी 25 के पहले, और इधर गृह विभाग ने भी अपना प्रपोजल तैयार कर लिया है कि मुख्यमंत्री के स्तर तक वो जो लॉकडाउन है उसको बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव भेजेगा, और मुख्यमंत्री और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जब बैठक होगी तब इसमें अंतिम फैसला लिया जाएगा। लेकिन वाकई में जो हालात बने हैं उससे काफ़ी सुधरे हैं, लेकिन हमें सचेत रहना है, क्योंकि जो थर्ड स्ट्रेन है उसको भी ध्यान में रखना है, और कोरोना को मात देने के लिए लॉकडाउन एक बेहतर विकल्प है, यह बात साबित हो चुकी है। लगातार 2 फेज में जो लॉकडाउन का आंकड़ा है, वो जो कोरोना का आंकड़ा है वो लगातार कम होते रहा है, तो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि थर्ड फेज में भी कोरोना को देखते हुए जो संक्रमण का घटता आंकड़ा है उसको देखकर राज्य सरकार अगले 10 दिनों तक यानी 25 मई से 5 जून तक जो तीसरा लॉकडाउन है, थर्ड फेज का लॉकडाउन है, उसको लागू कर सकती है राज्य के हित में, राज्य के लोगों के हित में, ताकि कोरोना को पूरी तरीके से मात दिया जा सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार की ये कोशिश है कि लोग इस लॉकडाउन का जहां पालन कर रहे हैं और जिनकी तरफ से लापरवाही भी बढ़ती जा रही है, वो लोग इस बात को समझें कि अब ये खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसके तीसरे स्ट्रेन की भी संभावना है, और इसीलिए सरकारें इसे लेकर के कहीं से लापरवाही नहीं बरतना चाहती है। हालांकि जो अंदेशा जाहिर किया जा रहा है वो ये बताया जाता हुआ कि ये लॉकडाउन का तीसरा 3.0 वर्जन भी आ सकता है, यानी कि इसे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि निर्णय सरकार की तरफ से लिया जाना है, इस पर सबकी निगाह टिकी है। बिहार सरकार ने कोरोना को काबू में करने के लिए चलंत टीका केंद्र चलाने का फैसला लिया है। 25 मई से इसके लिए टीका एक्सप्रेस की शुरुआत होगी। ये चलंत केंद्र सीधे गांवों तक पहुंचेगा और 45 साल से ऊपर के लोगों का निःशुल्क टीकाकरण जो है वो किया जाएगा। देखिए, एक बहुत बड़ी खबर और राहत की खबर है। गांवों में कोरोना वैक्सीन जो है वो एक एक शख्स तक बड़ी आसानी से मिल पाए, मुहैया हो पाए, इसके लिए बिहार सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला, और इस बड़े फैसले के तहत चलंत एक्सप्रेस की शुरुआत की जाएगी। चलंत टीका केंद्र चलाने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया और 25 मई से टीका एक्सप्रेस की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने अब गांव में चलंत टीका केंद्र चलाने का फैसला लिया है। राज्य स्वास्थ्य समिति के इस फैसले से निश्चित तौर पर गांव में रहने वाले लोगों को काफी मदद मिलेगी। राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से सभी सिविल सर्जनों को टीका एक्सप्रेस शुरू करने का निर्देश दिया गया है, और अगले 25 मई से इस चलंत टीका केंद्र की शुरुआत होनी है। इस टीका एक्सप्रेस से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के 700 वाहन टीका एक्सप्रेस के रूप में चलेंगे। इसमें एएनएम और फार्मासिस्ट की टीम रहेगी। एएनएम टीका देगी, जबकि फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे। 45 से अधिक उम्र का ऑन स्पॉट ही निबंधन किया जाएगा। इसके लिए पहले से निबंधन कराने की कोई जरूरत नहीं होगी। टीका लेने के लिए लोगों को सरकारी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। इस टीका जो ये एक्सप्रेस शुरू हो जाएगा उसके बाद, और निश्चित तौर पर जैसे अभी टीका केंद्र पर लोग टीकाकरण केंद्र पर पहुंच रहे हैं, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दिया जा रहा है, उसी तरीके से ये जब चलंत गाड़ियां जो है ये गांव में, सुदूर गांव में पहुंचेगी, और तब जब आपको वैक्सीन पड़ेगा वो भी इसी तरीके से निःशुल्क होगा। तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार की यह जो पहल है आने वाले दिनों में महामारी कोरोना को मात देने के लिए कारगर साबित होगी। जरूरत इस बात की है कि लोग बड़े पैमाने पर इस चलंत टीका केंद्र पर पहुंचे, जब वो गाँव पर उनके घरों तक पहुंचेगी, और जो वैक्सीनेशन है उसको समय रहते उस काम को पूरा करें। अगर आप वैक्सीन ले लेंगे तो निश्चित तौर पर हम धीरे धीरे कोरोना को मात देने में कामयाब होंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। लेकिन देखिए, इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी कालाबाजारी करने वाले लोग बाज नहीं आ रहे हैं। ऑक्सीजन की कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। दानापुर के दियारा के गंगहारा से पुलिस ने 3 ऐसे ही कालाबाजारी करने वाले लोगों को पकड़ा है नाइट्रोजन के सिलेंडर के साथ। ये सभी जो हैं नाइट्रोजन सिलेंडर को ऑक्सीजन सिलेंडर में बदलने की कोशिश में लगे हुए थे, और ये गोरख धंधा इनकी तरफ से बदस्तूर किया जा रहा था, लेकिन इन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से 40 ऐसे सिलेंडर भी जब्त किए हैं। शाहपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की, और इस वक्त छापेमारी की गई। उस वक्त तीनों आरोपी जो हैं वो ग्रेडिंग मशीन नाइट्रोजन के सिलेंडर का रंग ऑक्सीजन के सिलेंडर में तब्दील करने में लगे हुए थे। पूछताछ में इन तीनों ने बताया कि वो गुजरात से 50 नाइट्रोजन सिलेंडर लेकर बिहार पहुंचे थे, और सिलेंडर की सप्लाई पटना के एक अस्पताल में की जानी थी। फिलहाल पुलिस इन तीनों आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है, ताकि इनके तार और इनके लिंक कहां-कहां तक जुड़े हैं उसे खंगाला जा सके।
दियारा क्षेत्र में वरीय पदाधिकारी के द्वारा 40 सिलेंडर ऑक्सीजन का अवैध कालाबाजारी के लिए रखे गए पकड़ा गया है, जिसमें 3 व्यक्ति को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। कैसा सिलेंडर है सर, कहाँ रखा गया था इसको? दियारा क्षेत्र में रखा गया है। बाढ़ के औटा में कोरोना से अब तक कई ग्रामीणों की मौत हो चुकी है और इसका खुलासा खुद गांव के ग्रामीण कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र की स्थिति जो है यहां पर सुधरी नहीं है। ये स्थितियों को देखकर आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र क्या ऐसे होते हैं। अस्पताल में ना तो डॉक्टर हैं, ना कोई नर्स की तैनाती है। अस्पताल की स्थिति देखने के बाद इसे कबाड़ खाना अगर कहें तो गलत नहीं होगा। ग्रामीण अस्पताल पर कब्जा कर चुके हैं। अब इस अस्पताल का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है जरा उसे भी देख लीजिए। ये कबाड़ के तौर पर तब्दील हो चुका है। औटा के बीमार मरीजों को इलाज के लिए मजबूरी कह लीजिए, बेबसी कह लीजिए, बेगूसराय या फिर पटना जाना पड़ता है। हॉस्पिटल में ना तो नर्स है, न कोई डॉक्टर है और यहाँ कोई देखने के लिए भी नहीं आते हैं। यहाँ कबाड़ी खाना ऐसा बना हुआ है और यहाँ पर इस गांव में कोरोना से करीब 25-30 व्यक्ति मर चुके हैं और कई कोरोना से भी प्रभावित हैं और अभी भी कोरोना से जूझ रहे हैं। बिहार में प्रसिद्ध वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को बिहार सरकार राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगी। बाघों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ इको टूरिस्ट का इंटरनेशनल सेंटर बनाने की ओर वाल्मीकि रिजर्व में काम भी किए जा रहे हैं। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। आलीशान होटल के साथ पर्यटकों के लिए अन्य सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी। अब त्रिवेणी संगम पर भी सैलानी रात में ठहर सकते हैं, यानी कि यहाँ रात व्यतीत कर सकते हैं। इनके लिए वन विभाग इको हट बनाने वाली है। वाल्मीकि रिजर्व के दौरे पर बिहार के पर्यावरण एवं वन मंत्री नीरज सिंह जो बबलू हैं वो पहुंचे और सरकार की रणनीति को लेकर के उन्होंने विशेष तौर पर न्यूज 18 से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा वो भी देखिए। हमारे साथ मौजूद है बिहार सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्री। हम जानने की कोशिश करते हैं कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को लेकर अभी कटाव को लेकर कई योजनाएं चल रही थी सर, क्या है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को सूचना मिली थी कि अभी जो गंडक नदी है वो फॉरेस्ट का एरिया काट रही है, उस पर इरिगेशन के द्वारा निरोधक कार्य चल रहा है। तो हम लोग उसको देखने आए थे कि कार्य सही से चल रहा है या नहीं। तो बिल्कुल संतोषजनक कार्य चल रहा है। आप अभी देखेंगे नीचे पूरा काम किया गया प्रोटेक्शन वर्क, जिससे जंगल पूरी तरह सेफ हो गया है और ऐसे हर साल कुछ न कुछ कट जाया करता था। तो इरिगेशन के लोग काम किए हैं। दूसरा, जहाँ तक आप टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं तो ये बिहार का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है और टाइगर रिजर्व बड़ा टाइगर रिजर्व है जो डे बाय डे ग्रो कर रहा है। टाइगर की संख्या यहाँ पर अभी हम समझते हैं लगभग 48 टाइगर का लगभग काउंटिंग हुआ है। तो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। यहाँ पूरी तरह संरक्षण का कार्य चल रहा है। डिपार्टमेंट के लोग अच्छे से यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिससे टाइगर का यहाँ बचाव हो रहा है। पहले शिकार हो जाया करता था, उन सब चीज़ों को पूरी तरह रोक लगा है। अब कोई शिकार होकर टाइगर का नहीं हो पाता है और मुस्तैदी से यहाँ पर उसकी व्यवस्था की जाती है कि पूरा बेहतर तरीके से यहाँ हो। और कई प्रोजेक्ट यहाँ हम लोग नए लाने वाले हैं। जो वाल्मीकि नगर का जिस तरह से नाम था, हम समझते हैं कि उसमें बहुत सारा और काम करने की आवश्यकता है। और देखना होगा कि बाघों के संरक्षण के साथ ही इको टूरिज्म के दिशा में सरकार वाल्मीकि नगर को किस कदर आगे बढ़ाती है। मुन्ना राज, न्यूज 18, वाल्मीकि नगर। और अब देखिए एक आम जानकारी के तौर पर आम लोगों के लिए खबर। गांधी सेतु से होकर अगर हाजीपुर से पटना आने वाली गाड़ियां जो हैं वो पहले की तरह अब सेतु से होकर चलती नजर आएंगी। जी हां, रूट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। दरअसल पहले वैशाली जिला प्रशासन ने यह फैसला किया था कि महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी लेन पर आज पिचिंग का काम होना है, लिहाजा हाजीपुर से पटना आने वाली सभी गाड़ियों का परिचालन सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बंद रहेगा और हाजीपुर से आने वाली छोटी गाड़ियां पीपा पुल होकर, जबकि बड़ी गाड़ियों के लिए आज जेपी सेतु होकर आने की अनुमति दी गई थी। लेकिन इस फैसले में बदलाव कर दिया गया है। अब आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो रूट डाइवर्ट किया गया था वो अब सामान्य कर दिया गया। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पटना आइए गांधी सेतु के जरिए। गांधी सेतु पर हाजीपुर से पटना गाड़ियां जाएंगी? जी सर, बिल्कुल जाएगी। प्रेशर खाली नहीं बनने देना। पुल में कुछ काम हो रहा है, इसलिए हम लोग को मिला है। का काम चल रहा है? जी 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 जी, गाड़ी जाएगी, खाली करके जाएगी। मतलब नहीं,
लॉक एकदम नहीं होगा, गाड़ी जाएगी। पहले बताया गया था कि जो बसेज वगैरह है वो ड्यूटी से चले जाएंगे, और अभी गाड़ी का फ्लो कम लग रहा है। जी जी, पूरा लोड कम है सर, देखा जाए हम लोड कम है इसमें। सभी तरह की गाड़ियाँ जाएंगी, सभी तरह की गाड़ी जा रही है, कोई गाड़ी रुकेगी, कोई गाड़ी नहीं रुक रही है। बिहार में लगे लॉकडाउन की वजह से मुजफ्फरपुर के लीची किसान बेहद परेशान थे। उन्हें टेंशन था कि आखिर वो लीची कैसे और कहां बेचेंगे। इस बीच रेलवे ने किसानों की परेशानी को खत्म कर उनके चेहरे पर मुस्कान ला दी है। रेलवे अब मुजफ्फरपुर की लीची को मुंबई पहुंचाने का जिम्मा लेती हुई नजर आई है, जिससे लीची को अच्छी कीमत उनके किसानों तक पहुंच सके, ये उम्मीद जगी है अब उनके अंदर। रेलवे ने मुजफ्फरपुर को विशेष रूप से तैयार हाई कैपेसिटी LHV कोच उपलब्ध कराया है, यानी कि सुरक्षित तरीके से ये आपकी जो लीची है वो दूसरे राज्यों तक पहुंचेगी, इसका मुनाफा आपके घर तक पहुंचेगा। इस कोच में करीब 24 टन लीची बाहर भेजी जा सकेगी। शनिवार से ये काम शुरू हो गया है, यानी कि कल से इसकी शुरुआत की जा चुकी है। पहले दिन इस कोच में ताजा लीची की 1200 पेटियां भरी गई, जिसे पवन एक्सप्रेस में अटैच कर मुंबई रवाना किया गया। इस साल करीब 40,000 टन लीची के उत्पादन की उम्मीद है। मुजफ्फरपुर के लीची किसानों के लिए एक अच्छी खबर है कि कोरोना काल में उनके उत्पाद को बाजार नहीं मिल रहा था, तो ऐसे में एक नई पहल शुरू हुई है रेलवे की ओर से। और आप देखिए कि यह विशेष तरीके से तैयार एक रेलवे का कोच है, जिसे LHV कहा जाता है। स्पेशली डिजाइंड कोच में ये लीची के जो पैकेट्स हैं, ये पैकेट्स रखे गए हैं, और दूसरी तरफ भी दिखाएंगे कि इसकी कितनी कैपेसिटी है। यह शुरुआत आज से हुई है और इन तमाम लीची के बैग्स को मुंबई भेजा जा रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से बाजार नहीं मिल पा रहा है। पहली बार बिहार लीची उत्पादक संघ को डिमांड VP मिला है और इससे बहुत सहूलियत हुई है। आज कल तक जो SLR से थोड़ा मोड़ा जा रहा था, 200-400 पेटी जा रहा था, आज से वो हजारों पेटी मुंबई रवाना शुरू हो गया। तो रेलवे का बहुत सस्ता पड़ता है। यदि बाई रोड हम जाते हैं तो लगभग 48 से 55 घंटा लगता है, रेलवे के थ्रू हम जाते हैं तो 30-32 घंटे में मुंबई माल पहुंच जाता है। क्वालिटी तो ऐसा मेंटेन रहता है, आप सोच नहीं सकते हैं कि जिस तरह बगीचे में टूटा उसी तरह का माल वहां पहुंचा। तो फल को देखने के बाद ही व्यापारी और कोई भी खरीदार लेता है, तो जितना अच्छा फल होगा उतना ज़्यादा खरीदार होंगे। 5 जून तक ये बुकिंग है और यहाँ लीची इससे ढोया जाएगा। आगे भी अगर आवश्यकता हुई तो फिर से नई बुकिंग होगी और किसानों की लीची दूसरे स्थानों पर भेजी जाएगी, ताकि उन्हें बेहतर बाजार और बेहतर कीमत मिल सके। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। लखीसराय के सूर्यगढ़ा प्रखंड में इस साल मक्के की बम्पर पैदावार हुई है, जिससे किसान बेहद खुश हैं। मक्का का उत्पादन इस इलाके में इतना ज्यादा है कि लोग पटना मुंगेर NH80 पर ही किसानों ने मक्के के फसल का स्टॉक पॉइंट बना लिया। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, ये किसानों ने इसका स्टॉक पॉइंट ही बना दिया है और NH पर लंबी दूरी तक किसानों को NH80 पर कब्जा किए हुए आप देख सकते हैं। किसान बता रहे हैं कि इस साल पैदावार उनकी अच्छी हुई है, लेकिन व्यापारी के द्वारा उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिससे लागत मूल्य भी किसानों के नहीं निकल पा रहे हैं। मक्के की फसल अच्छी है, लेकिन रखने के लिए स्टॉक पॉइंट नहीं है और इस वजह से सड़कों को ही उन्होंने स्टॉक पॉइंट बना दिया है और व्यापारियों ने यहां से ही मक्का बेचने की शुरुआत कर दी है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।